समाजवादी पार्टी आने वाले समय में हर विधानसभा की टिकट कौन विधानसभा ये है, इन्हीं की है विधानसभा यहाँ बटी हुई है, नहीं इसमें बंटवारा है। ये बताओ, इनमें बंटवारा हो तो बताओ, इनमें अगर बंटवारा हो तो बताओ। मानिए मुलायम सिंह यादव, मानिए अखिलेश यादव, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज सियासत के संग्राम में इस प्रोग्राम में हम आपको आज मिलवाएंगे एक नए मेहमान से। मल्लावा विधानसभा के इन प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, संभावित विधायक प्रत्याशी हैं आए, जिनसे हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं सुभाष पाल जी से। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर। इनसे बातचीत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये शुरुआत से ही राजनीति में है, समाज सेवी भी हैं और पारिवारिक राजनीति चली आ रही है, क्योंकि परिवार में इनके पिताजी भी राजनीति में थे, मम्मी भी हैं, फिर पत्नी जी भी हैं, तो सब हैं। तो आइए सभी चीज़ों के बारे में हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले हम सुभाष पाल जी से आपको मिलवाते हैं। सुभाष पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। धन्यवाद आपको। सुभाष जी, सबसे पहले राजनीति में एंट्री कब की आपने और कैसे की, क्यों की, इसके बारे में बताइए। पिताजी गांव के प्रधान थे जी। 1995 में, जब हमारे पिताजी 1995 से पहले पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें हमारे तमाम पिताजी के साथियों ने, पिताजी भी बीमारी की हालत में पड़े थे, तो ये जिम्मेदारी सौंपी कि गांव पंचायत का चुनाव कि तुमको लड़ना है। महिला सीट थी, ताईजी को चुनाव लड़ाया, चुनाव भी बढ़िया जीती। उसके बाद में धीरे धीरे करके जब 5 साल का कार्यकाल रहा तो 2000 में सभी साथियों ने मिलकर हमको ही चुनाव लड़ाया। आपकी उम्र कितने वर्ष की थी? अब उस समय हमारी उम्र लगभग 23 साल की थी। अच्छा, 23 साल से ही। जी। और चुनाव लड़ाया। उसके बाद में 2005 सदस्य जिला पंचायत लड़ा, 2010 में भी सदस्य जिला पंचायत लड़े, और 2010 में अध्यक्ष जिला पंचायत का भी चुनाव हमने अपनी पत्नी को लड़ाया था। 2012 का चुनाव मैं बहुत छोटे से दल से, इस पार्टी से मल्लावा विधानसभा में साथियों ने लड़ाया। और उसके बाद में 2017 का चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल के नीचे मैंने लड़ा। एक अलग बात है कि दुर्भाग्य से दोनों बार हम चुनाव तो विधानसभा का हार गए, लेकिन जो स्नेह प्यार, जो सम्मान, जो पारिवारिक रिश्ते वाला स्नेह हमको क्षेत्र से मिला है, शायद ही किसी नेता को मिलता होगा। जी। आपने बताया कि आप 23 साल की उम्र में थे जब आपने पहला चुनाव लड़ा, तो मतलब इतनी कम उम्र में आप राजनीति में क्यों चले गए? आप कोई और भी राह चुन सकते थे अपने आप को सफल बनाने के लिए, सफलता पाने के लिए। नहीं, उससे भी कम उम्र थी जिस समय हम राजनीति में गए, उससे भी कम उम्र थी। हम 23 साल की उम्र में स्वयं प्रधान बन गए। उसके पहले एक चुनाव हम लड़ चुके थे, बताया तो कि पिताजी प्रधान थे और उस समय पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। तो पिताजी के साथियों ने और पिताजी ने भी जिम्मेदारी हमारे सिर दे रखी थी कि आपको ये चुनाव लीड करना है। राजनीति में ही मतलब आपका इंटरेस्ट क्यों आया, कोई और फील्ड में क्यों नहीं? बात तो सही है आपकी। जी। होता है कि पारिवारिक बैकग्राउंड अगर रहा राजनीतिक, तो वो क्षेत्र का विकास, लोगों से मिलना, लोगों की मदद करना, लोगों का सहयोग करना, ये तमाम चीज़ें रहीं। उस कारण से लगा कि हम राजनीति में आके कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ लोगों का भलाई कर सकते हैं, लोगों का तमाम मदद की जा सकती है, इसलिए हमने राजनीति में आए तो फिर राजनीति में ही आगे बढ़ने का प्रयास किया। लोगों की मदद करना, लोगों का सहयोग करना, एक तरह से ये सब समाज सेवा ही है। तो समाज सेवा तो राजनीति से हटकर भी की जा सकती है। बिल्कुल बात सही कही आपने, लेकिन तमाम काम ऐसे हैं जो राजनीति में ही रह के किए जा सकते हैं। जी, जैसे मान लिया कहीं क्षेत्र में विकास कराना है, हम किसी गांव पंचायत के प्रधान हैं, नाली तो हम समाज सेवक बन के नाली खड़ंजा या नल तो नहीं लगवा सकते हैं, उसके लिए फिर प्रधान बनना जरूरी है। तो फिर उस स्थिति में प्रधानी का चुनाव लड़ा और हमने जो काम कराया, आज भी लोग 25 साल 30 साल के बाद 25 साल के बाद में
हम प्रधान थे उस समय काम कराए हुए, आज भी चलते हैं। और रही बात आपने कहा कि भाई राजनीति में ही क्यों, समाज सेवा और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्षेत्र में मान लिया कहीं कोई विकास करना है, विधानसभा में कोई क्वेश्चन इस विधानसभा का उठाना है, इस जन समस्याएं का निराकरण कराना है, तो विधानसभा के अंदर उठाएंगे ना, बाहर तो नहीं उठाएंगे। बाहर उठाते भी लोगों उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने अभी ऑफ कैमरा बताया था कि जो है आपका घर सांडी विधानसभा में आता है और आप प्रधान रहे तो अपने गांव में रहे होंगे, तो जो है आप जो विकास किया आपने अपने क्षेत्र में किया होगा, तो आप मल्लावा विधानसभा से क्यों टिकट मांग रहे हैं? मेरा जन्म जरूर सांडी विधानसभा के एक गांव है, सिमरा चौराहा, वहाँ हुआ, लेकिन हमारी पूरी कर्मभूमि शुरुआत से प्रधानी के चुनाव के बाद से जिला पंचायत से जो है बिलग्राम से शुरू हुई। बिलग्राम और सिमरा चौराहा लगा हुआ क्षेत्र है, वह हमने कभी जनबे नहीं करा कि कहाँ पर बॉर्डर है। बिलग्राम क्षेत्र के लोग मिले तब भी हमें अपने घर के ही मिले, और हमारे यहाँ के मिले तब तो मान लिया मिले ही। तो बॉर्डर का गांव था हमारा, उस वजह से लगा ही नहीं कभी कि हम सांडी विधानसभा में, हमें लगा सदैव मल्लावा ही विधानसभा क्षेत्र में जी हमारा गांव है, बिलग्राम ही हमारा ब्लॉक है। अलग बात थी कि वो ब्लॉक हमारा सुरसा था, लेकिन संबंध ज़्यादा सुरसा से भी ज़्यादा, सुरसा में भी संबंध है लोगों से, आज भी संबंध है। लोग बड़ा सम्मान इज्जत करते हैं, हम बड़ा प्यार करते हैं लोगों को, बड़ा सम्मान करते हैं, लोगों के हर सुख दुख में खड़े होते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा बिलग्राम में हमको वहाँ पर सम्मान मिला, और आज भी ऐसी स्थिति है कि हर सूरत में लोग हमारे साथ खड़े हैं। और हमने 2022 में चुनाव लड़ने के लिए आवेदन भी किया है। मुझे पूरा भरोसा विश्वास है, और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आए थे बिलग्राम में 1 साल पहले जनवरी में, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा भी था कि 2022 में यही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा तमाम वीडियो भी हैं, और मुझे पूरा भरोसा अपने नेता पर है कि वो हमको ही चुनाव लड़ाएंगे, और हम चुनाव लड़के विधायक बन के, माहौल भी बढ़िया है पार्टी से लेके, और सब तमाम क्षेत्र में भी जो बीजेपी ने समस्याएं पैदा की है उसके निस्तारण के लिए केवल समाजवादी पार्टी ही दिखाई पड़ती है, और इस समस्याओं का निस्तारण कराने का पूरा प्रयास करेंगे जी। मल्लावा विधानसभा में मतलब आपने कहा कि आप शुरू से ही समाज सेवा करते आए हैं, तो मतलब आप लोगों का लगाव आपसे लोग किस तरह का लगाव, आप किस लोगों से लगाव ज़्यादा है, जैसे कि युवा, बड़े बूढ़े, इन लोगों में सबसे ज़्यादा झुकाव कौन से ऐसे वो हैं जो जिनका झुकाव आपकी तरफ ज़्यादा है? देखिए ऐसा है, शुरुआत से जब से 2000 में हमने 1995 में प्रधानी का चुनाव अपने नेता जी को लड़ाया और उनके प्रतिनिधि के रूप में काम किया, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का साथ तब से लेके आज तक भी, चाहे वो गांव पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का रहा हो, चाहे वो अब विधानसभा की राजनीति करते हैं उनमें रहा हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है और नौजवानों का बढ़िया साथ मिलता है। कोई किसी से कम नहीं, न बुजुर्ग हमारे लिए कम है और न तो नौजवान भी, दोनों लोग खूब मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होते हैं। मैंने पहले भी बताया, मैं ऐसा सौभाग्यशाली नेता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को, जहाँ लोग बेटे के रूप में चुनाव लड़ाते हैं, जहाँ लोग भाई के रूप में चुनाव लड़ाते हैं, कोई के चच्चा हम होते हैं, कोई हमारा चच्चा होता है। राजनीति में भी जो है आए, उसके बाद में राजनीति में हमने पारिवारिक रिश्ते बना के राजनीति करी। ये नहीं कि राजनीति में आए तो राजनीतिक संबंध रहे, बात ख़त्म। अगर कोई हमारा चच्चा है तो किसी के चच्चा हम होते हैं, कोई हमारा भाई, बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है। तो ये सम्मान जो हमको मिला और आज भी मिलता है, मैं तो ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यही चाहता हूँ, यही कामना करता हूँ कि ये स्नेह प्यार सदैव मिलता रहे और लोग हमारे साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और मुझे भरोसा है कि ऊपर वाले की मेहरबानी और हमारे लोगों के साथ अच्छे संबंधों के कारण पूरी जीवन
जब तक हम लोग जिएंगे तब लोग साथ निभाएंगे। सुभाष जी, मल्लावा विधानसभा में सबसे अधिक कौन सी जातियां हैं और जाति समीकरण के हिसाब से आपने किस तरह तैयारी कर रखी है चुनाव की? हमने जातिवादी की कभी राजनीति नहीं करी और जातियों के विषय में आपको बता दूं, जो व्यक्ति नेता होता है, वो कभी जातिवादी नहीं हो सकता है और जो व्यक्ति जातिवादी व्यक्ति है वो कभी नेता बन ही नहीं सकता। तो जातिवाद की क्या बात से क्या मतलब? जिला पंचायत लड़ने गए थे तब वहाँ हमारी जाति की संख्या मात्र 100 थी। हमारी पत्नी उस क्षेत्र से 25,000 वोटों से जीती। जातिवाद की राजनीति बात करते तो कैसे जीत पाते, कैसे लड़ पाते? जमानत भी नहीं बचती। जब मैं विधानसभा लड़ने आया तब पहली बार भी छोटे से दल से भी आज से 10 साल पहले जब वोट भी कम पड़ा था तब 55,000 वोट लोगों ने मिला हमको। अगर जातिवाद की बात करते तो मैंने जातिवाद से अलग हटके राजनीति सदैव करी है। मैं मानता हूँ जो व्यक्ति जातिवादी है वो कभी नेता नहीं बन सकता है और जो नेता है वो व्यक्ति कभी जातिवादी हो ही नहीं सकता, मेरा दावा। मल्लावा विधानसभा में आपको क्या क्या कमियां दिख रही हैं और मतलब इन कमियों को देखते हुए आप किन रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं? मल्लावा में आप कमियां पूछ रहे हैं। मल्लावा इतना अच्छा क्षेत्र है, इतने अच्छे लोग हैं, कोई कमी नहीं। अब विकास की बात करें तो मुझे, जबकि मल्लावा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से बहुत सी रोडें, जैसे मान लो ये हाईवे निकला है, एक्सप्रेसवे पड़ोस निकला है, तमाम सड़कों का जाल आसपास है, लेकिन उसके बाद में जो वास्तविक होना चाहिए मल्लावा विधानसभा क्षेत्र, बिलराम मल्लावा विधानसभा क्षेत्र जिस प्रकार से होना चाहिए, तमाम कमियां हैं। जैसे मालूम पड़ा हमारा मल्लावा प्रॉपर की बात कर लें, वहाँ कपड़े का पुराना व्यवसाय होता चला आया है। कपड़ा बनता भी, जो कपड़ा पहने बैठे हैं लगभग वो मल्लावा का ही बना है। इतना सब कुछ होने के बाद में मल्लावा को हम कभी भी पहचान नहीं मिल पाई, कपड़े के मामलों में बहुत बड़ी पहचान नहीं मिल पाई। मैं चाहता हूँ कभी मौका लगा तो प्रयास ये करूँगा कि मल्लावा को कपड़े के मामले में अलग पहचान मिले, जिसमें खादी का कपड़ा मेन कपड़ा वहाँ बनता है। और उसके साथ में जैसे मल्लावा में है, मल्लावा में अगर मंडी बने तो निश्चित तौर पर विकास होगा। और क्षेत्र की में तो सड़कों का वो बुरा हाल है, आप मेन हाईवे या मेन रोडों पर छोड़ दीजिए तो अगर जाइएगा गांव के तरफ तो आपको लगेगा कि जहां पर हमको 10 मिनट में पहुंचना है वहाँ हमको आधा घंटा लग रहा है। तो बड़े ख़राब हाल हैं। बाद बाकी यहाँ तो मुझे जो लगा अब कि पिछले 5 साल से कि राजनीति नहीं दुकानदारी चल रही है। इसके ये इतने रेट हैं, इस चीज़ के इतने रेट हैं, इस चीज़ के इतने रेट हैं, लोग तबाह हैं। वैसे भी बीजेपी ने पूरे प्रदेश और पूरे देश में समस्या पैदा कर रखी है, महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में। और किस प्रकार से मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे कहा गया, लोगों ने कहा कि लोग अगर गरीब रहेंगे तो धर्म के नाम पर रोटियां सेंकते हुए उन पर शासन कर सकते हैं। तो वो स्थिति पर उस पद चिन्हों पर बीजेपी चल रही है। लेकिन समय परिवर्तनशील होता है। किसी दिन कांग्रेस का ज़माना था, आज बीजेपी का आ गया था। आने वाले समय में हो सकता है कि केंद्र में भी सरकार बदले। उत्तर प्रदेश में तो बदलने जा ही रही, लेकिन हो सकता है केंद्र में भी 2024 में सरकार बदले और तमाम समस्याओं का निस्तारण और निराकरण हो जाए। तो जिस प्रकार से बीजेपी ने समस्या पैदा कर रखी थी हर क्षेत्र में, उन समस्याओं का निस्तारण हो। और उसके साथ में जैसे आपने पूछा, इस क्षेत्र की बात आपने शुरुआत करी थी यहाँ से, तो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों की जो उम्मीदें अपेक्षाएं हैं उन पर खरे उतरने का काम करेंगे और 2022 में विधायक बनके और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम हमारे क्षेत्र के लोग करेंगे। हमारे क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र के जो मुझे भाई परिवार किस तरीके से मानते हैं, समाजवादी पार्टी की कट्टर विचारधारा के साथ
अच्छी विचारधारा के साथ खड़े हैं, तो वो लोग सब लोग विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार बनाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि मतलब 5 साल बाद जब लोग जीत जाते हैं तो 5 साल के लिए जनता को भूल जाते हैं, और अभी आपने इंटरव्यू के दौरान ही बताया कि विकास नहीं हुआ है, 5 साल में सिर्फ दुकानदारी ही चली है। तो जनता कैसे यकीन करे कि मतलब आप वैसे नेता नहीं निकलेंगे, आप उनके वैसे विधायक नहीं निकलेंगे? बात तो सही, लेकिन लालने के पाँव पालने में ही पता लगने लगते हैं। अगर मेरा काम करने का तरीका, मेरा स्वभाव, मेरी वाणी, मेरे जो पिछला बैकग्राउंड रहा, हमको 10 साल 5 साल लोगों ने परखा, तो अगर हमने गलत किया होगा, हमने बेईमानी करी, मैं सदैव कहता हूँ लोभी, लालची, भ्रष्टाचारी, बेईमान और लापरवाह नेता कभी क्षेत्र का भला नहीं कर सकता है, जनता का भला कर ही नहीं सकता है। इस प्रकार की सोच का नेता, अगर मैं तो साफ कहता हूँ कि जो 5 साल 10 साल 20 साल की हमारी राजनीतिक इतिहास है, उसमें अगर हमने बेईमानी करी होगी तो उम्मीद करो कि आगे भी बेईमानी करेंगे। अगर उसमें ईमानदारी से काम किया होगा तो आगे भी ईमानदारी से काम करेंगे। जब मैं पहली बार आया था तब भी मैंने पीस पार्टी से छोटे से दल के रूप में चुनाव लड़ा। हमारी बिरादरी की, आप बिरादरी की बात कर रहे हो कि वहाँ पर ये भी संख्या नहीं थी। उस समय भी मैंने कहा था, मंच पर खड़े होकर कहा कि कुछ छोटा सामान खरीदने जाते हो और बड़ी बारीकी से उसका परीक्षण करते हो। मैंने कहा कि सुभाष पाल, हो सकता है कि आपके लिए 2012 में नए हैं, लेकिन आप जिम्मेदारी देने जा रहे हो विधानसभा की, खूब परख लेना, टटोल लेना, खूब जो है जानकारी कर लेना। अगर सुभाष पाल वाकई में अगर पहले भी अच्छा काम किए होंगे तो निश्चित तौर पर उम्मीद कर लेना कि सुभाष पाल आगे भी अच्छा करेंगे। पिछले बेईमानी करी होगी तो फिर उम्मीद करना कि सुभाष पाल बेईमानी करेंगे, ये आदमी ठीक नहीं। तो हमने 20 साल का जो छोटे से पदों पर रहते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अगर पीछे अगर अच्छा किया होगा तो आगे भी उम्मीद की जा सकती है सुभाष पाल से कि अच्छा करेंगे। सुभाष जी, आपने बताया कि मतलब इससे पहले भी आप चुनाव लड़े हैं विधानसभा के लिए, लेकिन आपको कुछ कमियों की वजह से जीत नहीं हासिल हो पाई। तो वो क्या कमियां थी और क्या वो कमी पूरी कर ली है आपने इस बार, और आपको विश्वास हो गया है कि जनता इस बार आप पर पूरा भरोसा जताएगी? देखिए, 2012 का चुनाव जब हमारे, तो लोगों ने जान ही नहीं पाया कि हम जो माधवगंज के पश्चिम वाला इलाका था कि इतने मजबूत होके आ रहे हैं। खैर, पहला चुनाव था मेरे जीवन का। पिताजी कोई विधायक, सांसद, मिनिस्टर तो रहे नहीं थे। मैं भी बड़ा चुनाव पहली बार ही लड़ रहा था। 2017 का चुनाव, ये ज़रूर है, तो खुल के कहता हूँ कि हमारा टिकट हुआ, फिर कटा, फिर हुआ, तो उस चक्कर में जिस समय चुनाव की सेटिंग करनी थी, वो समाजवादी पार्टी में समस्या चल भी रही थी। आपने भी देखा होगा, और कड़वा सच भी है कि जो आपस की लड़ाई चल रही थी उससे भारी नुकसान हुआ, और उस नुकसान के कारण टिकट कटना और फिर जुड़ना, फिर कटना, फिर जुड़ना, उसके वजह से जिस समय चुनाव की सेटिंग करनी थी उस समय हम टिकट की सेटिंग करते घूम रहे थे। कहीं से धोखा हो गया, कुछ धोखा हो गया, हम बहुत थोड़े वोटों से चुनाव हार गए। और जैसे आपने कहा कि क्या कमियां रह गई, उस समय जनभावना, उम्मीद लोग बीजेपी से लगाए बैठे थे। बीजेपी ने जो सपने दिखाए, बड़े सपने दिखाए, सपना देखना हम इंसानों की एक कमजोरी भी हुआ करती है कि बड़ा सपना देख लेते हैं। तो बड़े सपने दिखाए बीजेपी ने, लोगों को ये लगा कि भाई अब तो वाकई में जो 70 साल 75 साल में सदियों से नहीं हो पाया है वो सब होने जा रहा है। लेकिन काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। बीजेपी ने वो सपने तो दिखाए आसमान पर पहुंचाने के, और भेज दिया पाताल को। तो ठीक उल्टा किया, जो बीजेपी से जो लोगों ने उम्मीद करी उससे विपरीत बीजेपी ने काम किया। बीजेपी ने कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। हाँ, आय तो दोगुनी नहीं करी, लेकिन जो हम खेती करने में
हम लोग काश्तकार भी हैं, खेती करने में जो लागत लगती है उसको दोगुना कर दिया। आय तो दोगुनी नहीं, लेकिन लागत दोगुनी कर दी। तो महंगाई से इतना किसान परेशान है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये भी आपने पूछा था कि भाई कमियां पूरी कर ली, तो ये भी है कि जो बीजेपी को लोगों ने देख लिया, समझ लिया। आज जो लोग बीजेपी के साथ गए थे, हमारे अपने थे, कहीं न कहीं चूक हुई, भूल हुई, या कहीं न कहीं ये मान लिए कि नहीं बीजेपी से कुछ अच्छा मिलने वाला है, उनकी सबकी वापसी हो गई। पूरी तरीके से आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और बस इतना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो दिन आए जिस दिन हम वोट डालें और समाजवादी पार्टी का विधायक बनाए, सरकार बनाए। आपने कहा कि जो है सपने देखना एक कमजोरी है, लेकिन एक तरफ ये भी माना जाता है कि अगर हम सपने देखेंगे नहीं तो पूरा कैसे करेंगे। और जो है आपने भी कहीं ना कहीं विधायक बनने के सपने देखे होंगे, तभी तो आज आप उस मुकाम पे खड़े हैं पूरा करने के लिए। तो बीजेपी तो इस बार भी सपने दिखाएगी लोगों को, तो क्या आपको ये पूरा यकीन है कि जनता इस बार प्रभावित नहीं होगी उस तरफ? नहीं, हमने कहा कि हम इंसानों के सपने देखना मतलब कमजोरी भी है, और ये भी है किसी महापुरुष ने भी कहा है, जो सपने देखता है वही साकार करने का प्रयास भी करता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं, और कड़वा सच भी है। लेकिन कोई हमसे कहे कि यहाँ पर हम जो है प्लेटफार्म बनवा दे रहे हैं, हम यहाँ पर एयरपोर्ट बनवा दे रहे हैं, तो ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ एयरपोर्ट बन ही नहीं पाएगा। वहाँ की ऐसी परिस्थिति नहीं कि एयरपोर्ट बन जाए, ज़रूरत नहीं। तो ये बात अलग की है कि बीजेपी ने सपने दिखाए, हमने लोगों ने सपने देखे, उन सपनों पर बीजेपी खरी नहीं उतर पाई, आप सपने बीजेपी फिर दिखाएगी। मैंने तो एक ही शब्द में सारी बात ख़त्म कर दी थी कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। काठ की हंडी, लकड़ी की हंडी जो होता है बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई। धोखा हो गया हमारे उन लोगों से जो लोग समाजवादी पार्टी के भी थे, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने वोट दे दिया बीजेपी को। तो काटकंडी बार बार नहीं चढ़ती, बात खत्म। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आपने अभी जैसा कि बताया कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और जनता इस बार आप पर पूरा भरोसा करेगी और पार्टी भी भरोसा करेगी। और आपने यहाँ ये भी बताया कि अखिलेश जी आए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार चुनाव आप लड़ेंगे। तो अब आगे देखना है कि पार्टी आपको टिकट देगी और जनता कैसे, मतलब क्या सचमुच आप पर भरोसा कर रही है कि नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी आपको टिकट जरूर दे, जनता भी आप पर भरोसा करे, आपके कार्यों को देखते हुए, आपकी संघर्ष को देखते हुए। धन्यवाद। डालीगंज हॉस्पिटल लखनऊ के एमडी डॉक्टर हबीब की तरफ से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पारा हॉस्पिटल लखनऊ के एमडी डॉक्टर फारूक की तरफ से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के एमडी डॉक्टर दशरथ सिंह की तरफ से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित तिवारी महाराज की तरफ से आप सभी प्रदेशवासियों और सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए यह त्योहार मंगलमय हो। एन न्यूज़ साथ सच का।